दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने परिवार द एग्जाम्स वार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज टेट और सी टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम्स के लिए स्टार्ट कर चुके हैं और अभी हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो आए हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों का लेवल समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इसके तहत हम लोग ने स्टार्ट किया है एनालिसिस, पेपर का एनालिसिस। और उसी के तहत दोस्तों हम आज आप सबके सामने लेके आए हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का ये पेपर। और आज हम इसका पार्ट 1 समझने की कोशिश करेंगे, इसके लेवल को समझेंगे, आए हुए प्रश्नों के कठिनता स्तर को समझेंगे और साथ ही साथ जो ऑप्शन है उनका क्या रोल है उनको भी समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़रूरी सी बात है कि हम लोग प्रश्नों को केवल सॉल्व करने के लिए ही नहीं बल्कि उनसे कुछ सीखने के लिए देखना है ताकि हम बाकी के प्रश्नों में इसका उपयोग कर सकें। तो प्रत्येक के क्वेश्चन के साथ कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और हमें यही करना भी है कि 1000 क्वेश्चन देखने से अच्छा है कि हम कुछ क्वेश्चनों से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीख सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पे और देखते हैं, एनालिसिस करते हैं किस तरह से हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कोण ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो वर्ड का प्रयोग किया गया है वो है कोटि पूरक। दोस्तों एक और बात कि जब भी ये प्रश्न आपके सामने आया है, आप कोई भी प्रश्न जब आपके सामने आ रहा है तो वीडियो को स्टॉप करिए और प्रश्न को खुद से करने की कोशिश करिए और फिर डिस्कशन को आप कंटिन्यू करिए और देखिए कुछ सीखने को मिलता है तो सीखने के का भी हम लोग प्रयास करें। यहाँ पे इस प्रश्न के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण वर्ड है वो है कोटि पूरक। यदि हम कोटि पूरक का मतलब समझते हैं तो हम बड़े आसानी से इस प्रश्न का भी उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम कोटि पूरक को समझना चाहें तो कोई भी दो कोण, जैसे मान लीजिए एक कोण ए हो गया और दूसरा कोण हमने लिया कोण बी, जब आप उन दोनों कोणों को जोड़ें तो जो योगफल है ना वो 90 अंश आना चाहिए। अगर इन दोनों का योगफल 90 अंश आता है तो हम कहेंगे कि ए का कोटि पूरक बी है और बी का कोटि पूरक ए है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए आपने एक कोण लिया 60 और आपने पूछा कि इसका कोटि पूरक कोण क्या है, तो 60 में यदि हम 30 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 90। तो यहाँ से मिला कि 60 का कोटि पूरक 30 है। ठीक उसी प्रकार यदि आपने 30 लिया होता तो ये पूछता कि 30 का कोटि पूरक क्या है, तो 30 का कोटि पूरक क्या हो जाता 60। जैसे मान लीजिए आपने 20 लिया और पूछा कि 20 का कोटि पूरक क्या है, तो 20 में यदि हम 70 ऐड करते हैं तो मिलता है 90, इसलिए 20 का जो कोटि पूरक हो जाएगा वो 70। आइए प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि कोण ज्ञात कीजिए। कौन सा कोण ज्ञात कीजिए? जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। यानी एक ऐसे कोण की बात कर रहा है जिस कोण को खुद से खुद में जोड़ दीजिए तो 90 मिलना चाहिए। तो 90 को 90 में जोड़िएगा तो 90 मिलेगा नहीं, 60 को 60 में जोड़िएगा नहीं मिलेगा। ये 45 को यदि 45 में जब आप जोड़ देंगे तो 90 के बराबर हो जाएगा। तो ये 45 जो है ये खुद के कोटि पूरक के बराबर है, इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला सी वाला सही हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ सीखने की ज़रूरत है। इसी के समकक्ष यानी इसी के क्या कहेंगे, इसी के रूप में इसी के जैसा एक और वर्ड होता है समपूरक, उसका भी यूज किया जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए। अगर इसी क्वेश्चन में डालें तो सबसे पहले जो समपूरक कोण होते हैं वो क्या होते हैं ये समझने की बात है। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए कि कोई भी दो कोण है, जैसे एक θ1 है और दूसरा कोण क्या है θ2 है। यदि आप इनको जोड़ते हैं
तो यदि योगफल 180 आता है तो हम ऐसे कोणों को कहते हैं कि θ1 का संपूरक θ2 है और θ2 का संपूरक θ1 है। जैसे मान लीजिए आपने लिया 20 और पूछा कि इसका संपूरक क्या है, तो अगर आप इसमें 160 जोड़ देंगे तो 80 मिल जाएगा, 180 मिल जाएगा। इसलिए 20 का जो संपूरक हुआ 160 हुआ और 160 का संपूरक क्या हो गया 20। ठीक है, तो संपूरक का मतलब हो गया कि कोई भी दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे, संपूरक कोण। तो इस प्रश्न का अभी हम लोगों ने जो आंसर देखा वो सी है, यानी कि 45 अंश। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड को जरा सा देखने की कोशिश करिए। कहा है कि यदि 3 + √7 बटे में 3 - 4√7 = c + d√7 है, तो c + d का मान आपको बताना है। यानी कि यहाँ पे हमको एक कंडीशन दे रखा है, ये पूरी की पूरी हमारी कंडीशन है और हमसे ये पूछ रहा है कि c + d की वैल्यू भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमको c और d पर प्राप्त करना होगा, फिर हम मान ज्ञात कर पाएंगे। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, जरा आइए ऑप्शन पे भी जरा नज़र दौड़ाइए कि आपको कितना वर्क करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कि सबके नीचे आप देखिए ना, सबके नीचे क्या है, सबके नीचे एक समान है। इसका मतलब कि नीचे वाले पे हमको वर्क नहीं करना है। दूसरी बात देखिए, सबके ऊपर में या तो 51 है या तो 52 है, 51 है या तो 52 है, यानी कि 51 और जो 52 है ये बहुत ही क्लोज वैल्यू है, इसलिए हमें ऊपर वाले पे वर्क करना है। दूसरी स्थिति मिल रही है या तो माइनस है या तो प्लस है या तो माइनस है, तो एक तो माइनस के सेंस को समझना है, ये जरूरी है, और दूसरा ये ऑप्शन कह रहा है कि ऊपर वाले को आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। जब भी आप इस तरह के प्रश्नों को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो हम इसको लिखते हैं, ये कुछ ऐसा है, ये अपना प्रश्न है 3 - 4√7। अब देखिए आप यहाँ से c और d का मान तभी ज्ञात कर पाएंगे जब ये इसके रूप का दिखे। इसके रूप का दिखेगा तो आप तुलना कर पाएंगे। तो जब इसके उस रूप में ले जाने के लिए हमको यहाँ पे परिमेयकरण करने की ज़रूरत होती है। यानी परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो ये नीचे वाला जो है ना, ये वाला चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ के लिए 3 + 4 क्या हो जाएगा 7, और नीचे हो जाएगा आपका 3 माइनस नहीं प्लस ही होगा 4√7। अब नीचे वाले में आपको अंक के लिए तो कोई सॉल्यूशन करना नहीं है, तो नीचे के मल्टीप्लाई में आपको नहीं जाने की ज़रूरत है, केवल ऊपर वाले का आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले इस 3 को लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो 3 से मल्टीप्लाई किया 3 में तो 9 हो गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 7 में तो ये 3√7 हो गया। अब इसको लीजिए 4√7, 4√7 को आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12√7 हो गया। फिर इसका और इसके साथ करेंगे तो प्लस देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा और √7 का √7 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 7, केवल करणी हट जाएगी। तो आप जब यहाँ से देखते हैं तो देखिए ये d वाला क्या पार्ट है, d की वो सारी वैल्यू होंगी ना जो √7 के साथ लगी है, यानी कि ये है और ये है। तो d की वैल्यू हो जाएगी 12 3 15, यानी कि ये कुछ लिख ही देते हैं, ऐसा मिलेगा। और यहाँ पे 28 और प्लस 9 तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 37 प्लस 15√7 आ गया, यानी कि ये c की वैल्यू हो गई और ये 15 क्या हो गई d की। तो अब यदि आप यहाँ से c + d निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा 15 और 37 को जोड़ लीजिए तो 52 मिल जाएगा। यानी कि एक चीज़ मिल गई कि ऊपर वाली आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगी 52 आ जाएगी। अब दूसरी आपको ढूंढना है कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा, क्योंकि नीचे की न्यूमेरिकल वैल्यू में तो आपको फंसना ही नहीं है। तो यहाँ पे ज़रा देखिए यहीं से मिलने वाला है, ऊपर वाले से तो माइनस आने वाला नहीं है क्योंकि वो तो 52 आ गया। अब नीचे देख लेना है कि क्या नीचे माइनस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इस तरह का जब ये प्रश्न होता है तो ये कुछ a - b और a + b के टाइप का है।
ये जो होता है जब इस फार्मूले को करते हैं तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और फिर ये वाले का स्क्वायर करेंगे माइनस करके, तो जो भी होगा तो ये 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा और साथ ही साथ ये 7। अर्थात देखिए ये निगेटिव वैल्यू बड़ी हो गई, यानी इसकी बड़ी वाली वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव हो गई। तो इसमें से जब भी आप बड़ी वाली में से ये छोटी घटाएंगे तो माइनस में आने वाला है, यानी कि नीचे जो भी रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा, इसलिए पूरी वैल्यू को वो क्या कर देगा, निगेटिव। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन वाला ये सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ समय को बचा सकते हैं, थोड़ा सा हमको इस तरह से काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखिए ज़रा, ये √7 + √6 दिया है और दूसरे ब्रैकेट में दिया है √7 - √6 + 200। अभी हमने बात करी थी कि अगर ये इस टाइप का होता है कि a + b और दूसरे ब्रैकेट में यदि इस तरह का होता है a - b, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो a² - b² के बराबर होता है। जैसे देखिए ये √7a है और यहाँ भी a हो गया, ये √6 है तो ये b मान लीजिए, अर्थात यहाँ पे अब a² - b², तो √7 का स्क्वायर करिएगा तो 7 मिलेगा, √6 का स्क्वायर करिएगा तो 6 मिलेगा, प्लस 200 तो है ये है, यहाँ से 1 मिल जाएगा, 1 में 200 जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 201। तो ऑप्शन ए सही है इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ज़रा बात करते हैं। कहा है कि संख्याओं √2, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/6 में सबसे छोटी संख्या है, यानी कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे जो ये सीखने का हमें मिल रहा है सीखने को, वह है कि ये जो क्वेश्चन है ये कंपैरिजन बेस है। कंपैरिजन का मतलब होता है दोस्तों तुलना, और यहाँ पे ये सबसे महत्वपूर्ण आपको दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं, यानी कि जब हम तुलना की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमेशा अपने दिमाग में हमको बिठा के रखना है। तुलना का मतलब है तुलना, और तुलना हम सरसरी निगाहों से भी करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे और हम लोग यहाँ पे तुलना को करेंगे। अब जब भी तुलना करेंगे तो आप दो को लेके भी कर सकते हैं। तो जैसे आप पहले इसको चूज कर लीजिए और पहले इसको चूज कर लीजिए, आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, जो आपको आसान दिखता है पहले उसको चूज कर लीजिए। अब ये देखिए 5 की पावर 1/4 है और यहाँ पे 3 की पावर 1/6 है। ये जो 5 है ये बेस है, आधार है, इसका ये आधार है। तो जब इसके केवल आधार को देखते हैं तो ये 5 है, ये 3 है, यानी ये वाला आधार बड़ा है। अब इसके पावर को देखिए, इसकी पावर और इसकी पावर, तो ये 1/4 बड़ा है 1/6 से, यानी कि इस वाले का जो बेस है ये भी बड़ा है और जो पावर है वो भी बड़ी है। तो ऑलरेडी ये वैल्यू को क्या कर देगी, बढ़ा देगी इसकी अपेक्षा, यानी बेस भी बड़ा पावर भी बड़ा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी, अर्थात हमें तो छांटनी है छोटी। तो इन दोनों से छोटा मिल गया ये। अब इसको इसके साथ लेके जाइए, यहाँ भी वही कंडीशन है, 3 4 से छोटा है, यानी कि इसका बेस बड़ा है, पावर देखते हैं, इसका पावर इसके पावर से बड़ी है, यानी 1/3 बड़ा है 1/6 से। तो यहाँ भी वही कंडीशन आ गई कि बेस बड़ा और पावर बड़ा। तो जब बेस भी बड़ा हो गया, पावर भी बड़ा हो गया, तो वैल्यू भी पावर बड़ी हो जाएगी, अर्थात ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचा है √2 और 3 की पावर 1/6। अब ज़रा देखिए, इस √2 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, और ये तो है ये है। अब इसके बेस को और इसके बेस को देखते हैं तो ये बेस तो छोटा है और ये बेस बड़ा है, बेस के आधार पे तो ये बड़ा है, लेकिन जब पावर देखते हैं तो इसकी पावर बड़ी हो गई और इसकी पावर क्या हो गई, छोटी हो गई। तो यहाँ पे इस दृष्टिकोण से हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको एक स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है कि यदि हम 2 को कुछ ऐसा लिख दें ऐसा,
तो कोई मान में फ़र्क होगा? कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये तो 1/2 ही आएगा। अब ज़रा इसको आप करिएगा तो ये 2 की पावर ये से 2 हो जाता है और ये 1/4 हो गया। अब जब इसको और थोड़ा सा करिएगा तो ये 4 की पावर क्या हो जाएगा? 1/4। अब इसके साथ कंपैरिजन कर लीजिए, किसके साथ? 1/3 की पावर 1/6 से। अब देखिए इन दोनों बेस को देखिए, ये बेस क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब इसके पावर को देखिए, ये पावर 1/4 बड़ा है कि 1/6 बड़ा है? 1/4 बड़ा है। तो यहाँ बेस भी बड़ा, पावर भी बड़ी, मतलब इसकी वैल्यू बड़ी, अर्थात ये वाला नहीं होगा। तो हमें सबसे छोटा जो मान मिला है वो क्या मिला है? ये मिला है, अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यदि संख्या इतना, और यहाँ पे दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, 3 से विभाज्य है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे सबसे बड़ा अंक होगा। सबसे बड़ा अंक मतलब इन्हीं में से कोई होगा, इन्हीं में से कोई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है कि 3 से विभाजिता का या तो आपको नियम पता हो, तब तो अब बड़े आसानी से इस सवाल को कर लेंगे, और नहीं भी पता है तो 3 से कटा कटा के थोड़ा सा समय लगेगा, कर ही लेंगे। आल दो 3 से विभाजिता का जो नियम होता है, कोई भी संख्या 3 से कट सकती है यदि उसके अंकों का योग किसे कट जाए? 3 से कट जाए, तो वो पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 3 से कट जाएगी। तो यहाँ से हम लोग करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे साथी कुछ ऐसे करते होंगे कि पहले इस पूरे अंक को जोड़ेंगे फिर 3 से कटा के देखेंगे, तो हमको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। देखिए जैसे 5 और 1 को जोड़िए तो 6 हो जाएगा, तो ये तो 3 से कट ही जाता है 6। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे 3 भी 3 से तो कट ही जाता है, तो यहाँ भी ये 2 और 4 देखिए 6 हो जाता है, ये भी 3 से कट जाता है, तो यहाँ तक तो पूरी कहानी कट गई। अब ये देखिए 6 भी 3 से कट जाता है, तो यहाँ बचा 1। अब 1 के साथ क्या जोड़ेंगे 3 से कटेगा? इसमें से ऑप्शन में से जाइए, तो 9 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, बड़ा अंक है। इसको देखिए 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 9 हो गया, और 9 3 से कटता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 8 आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कहा है कि 2 प्राकृतिक संख्याएं 6 संबंधी 11 के अनुपात में हैं, यदि इनका लसा 462 हो तो मसा ज्ञात करना है। अब जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने आए तो कुछ आपको ऐसे करना है। यह तो संख्याओं का अनुपात दिया है, यानी 2 संख्याएं हैं, अनुपात दिया, हमें संख्या पता नहीं है। तो जब यदि हमें संख्या पता करनी हो तो कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी एक अचर ले लीजिए, जैसे x ले लीजिए, x से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 6x हो जाएगा, x से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 11x हो जाएगा। अब जब आप इनका मसा निकालेंगे, मसा, तो मसा वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन होती है, और दोनों में कॉमन क्या है? x है, इसलिए इसका जो मसा हो जाएगा x हो जाएगा। और जब आप लसा की बात करते हैं तो जो कॉमन होता है वो तो लिखते ही हैं, जैसे x लिख लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है वो भी हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरह से। और लसा हमारा दिया हुआ है 462, अर्थात हमें मसा निकालना है, यानी x का मान निकालना है। अब देखिए जब ये 11 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हो जाएगा, और जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर कुछ हो जाएगा 462 बटे में 66। अब भाग दे के आपका मान आ जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे तो ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए लास्ट में 2 लाना है, ऑप्शन पे जाएंगे, किसके साथ 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। क्या 5 के साथ 6 का मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में 2 आएगा? नहीं आएगा। 6 के साथ 6 का मल्टीप्लाई होगा तो नहीं आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए? ख़त्म। अब ये इसके साथ आएगा, नहीं तो इसके साथ आएगा।
क्या 17 होगा, ये पूछिए खुद से। 17 का मतलब होता है 10 + 7, और जब आप 66 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसी के साथ होगा तो ये 660 हो जाएगा, तो बड़ी वैल्यू आएगी ना। अभी साथ में तो मल्टीप्लाई करना बाकी है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। और तो जब 3 गलत हो गए तो चौथे का सही होना इसकी मजबूरी है। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे तो कुछ समय बच जाएगा और हमारा माइंड भी बढ़िया फील करेगा, और आगे आने वाले क्वेश्चन भी हम बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो गया डी सही। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। कहा है कि 2 भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं हैं। यदि बड़े भाई की उम्र 23 वर्ष हो तो छोटे भाई की उम्र हो सकती है। इसी में से ऑप्शन में से कोई ना कोई एक होगा। तो चलिए यहाँ पे 2 कंडीशन दिया है। एक तो भाई की उम्र दे दिया 23 वर्ष, और पहले कहा है कि छोटे भाई की जब आप उम्र जोड़िएगा तो ऋण संख्या आना चाहिए। इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ऋण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल अपने से कटे और एक से कटे। जैसे 5 है, 5 को या तो 1 कटाएगा नहीं तो क्या कटाएगा, 5 कटाएगा। 7 है, 7 को या तो 1 कटाएगा नहीं तो 7 कटाएगा। 13 है, 13 को या तो 1 कटाएगा नहीं तो 13 कटाएगा। ऐसी ही बहुत सारी ऋण संख्याएं हमारे सामने होती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इसका हम प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे 2 कंडीशन, एक तो ये दिया है और एक ये दिया है। और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जैसे हमारा दिया है कि 23 में छोटे भाई की उम्र जब जोड़ो तो क्या आ जाना चाहिए, ऋण संख्या। तो 8 को जब आप जोड़िएगा इसको, तो पहले कंडीशन में जब आप 8 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। योग के लिए तो सही है, लेकिन जब आप 8 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 ऋण संख्या नहीं है, अर्थात ये वाला ऑप्शन गलत। और ये 12 को देखिए, जोड़ के ही देखिए ना, जब 12 को इसमें जोड़ेंगे तो लास्ट में 5 आ जाएगा, और जिस संख्या का लास्ट में 5 आता है वो 5 से कट जाती है। तो ये तो 1 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, और खुद से तो कटेगी ही कटेगी कम से कम। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब या तो आप 18 को चेक कर लीजिए या तो इसको चेक कर लीजिए। इसको देखो, दृष्टिकोण अपनी ऐसे होनी चाहिए कि इसको जब आप 3 में जोड़ोगे, इसका लास्ट में 1 है और इसका लास्ट में 3 है, तो जोड़ोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 4। और जिस संख्या के लास्ट में 4 होता है वो 2 से निश्चित रूप से कटती है, यानी कि ये सम संख्या है तो 2 से तो कटेगी ही कटेगी पूरी संख्या, अर्थात ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। तो जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सही होना इसकी मजबूरी है। हाल दो आपको विश्वास नहीं होगा तो करके देख लीजिएगा, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात जरा हम लोग करते हैं। कहा है कि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ पे बात करी जा रही है कि ये एक वृत्त है और ये जो बाहर बाउंड्री होती है ना, ये परिधि होती है। तो कहा है, अच्छा वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई r होता है। तो पहले कंडीशन में ये दिया है 4 पाई, तो यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल लो, r की वैल्यू 2 हो जाएगी। और कहा कि जब इसको बढ़ाया जाता है तो ये वृत्त की परिधि हो जा रही है कितना, यानी वृत्त की परिधि का फार्मूला तो यही होता है, 8 पाई हो जा रहा है। ठीक है, आप जब आप यहाँ से r निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, 4। जब आप यहाँ से यहाँ देख रहे हो तो ये तो 2 गुना हो जा रहा है। खैर आपको व्यवहारिक तरीके से ही करके जाना है। अगर आपको यहाँ कहा जाए कि क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का वो पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। r पता ही है, पहले कंडीशन के लिए जब आप r निकालिएगा, क्षेत्रफल निकालिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये पाई तो है है और r का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4, यानी 4 पाई हो जाएगा। दूसरे कंडीशन के लिए जब आप ये निकालिएगा तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 पाई। आप देख लीजिए कि पहले क्षेत्रफल इतना था, दूसरी बार क्षेत्रफल कितना है, इतना। तो यहाँ से यहाँ अगर आप जाते हैं तो कितना बढ़ गया, 4 गुना। दूसरी बार कितना क्षेत्रफल बढ़ गया, 4 गुना, यानी तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी ऐसे क्वेश्चनों को बहुत व्यवहारिक तरीके से हम लोग कर सकते हैं।
तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर जरा 9 की बात कर लेते हैं। कहा है कि यदि n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान ज्ञात करना है। अब प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, एक तो दो बातें हैं यहाँ पे, क्या प्राकृतिक संख्याएं समझते हैं। दूसरी बात कि माध्य का मतलब होता है, माध्य हम लोग निकालते हैं कि बहुत सारी संख्याएं दिया हुआ है तो उन संख्याओं का क्या कर लीजिए, फार्मूला होता है कि उन संख्याओं का आपको योग लेना है और योग में जितनी संख्याओं की संख्या है उससे भाग दे देते हैं तो माध्य निकल जाता है। तो अब यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्याएं होती है 1 2 3 4 ऐसे ही बढ़ रही है और ये कितनी इसमें कहा है क्वेश्चन में, n है। तो इन सभी को जोड़ दें और इनकी संख्या क्या है, n है, और n से भाग दे दें तो 15 के बराबर आना चाहिए। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का जो फार्मूला होता है वो होता है n + 1 बटे में 2। अब इनकी संख्या कितनी है, n है, तो n से आप भाग दे दीजिए और टोटल ये आया कि इसके बराबर 15 के बराबर हो गया। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे तो जो आएगा हो जाएगा। देखिए n से n कट जाएगा, इस 2 को जब आप इधर ले जाएंगे तो 30 हो जाएगा, यानी कि आपको मिलेगा n + 1 = 30 यानी कि 30। तो n जब आप निकालेंगे तो 30 - 1 = 29। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये वाला डी सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न सही हो गया, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 = 1/5 घंटे पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष रह गया, मतलब इतना देर पढ़ने के बाद वो बची कितना, और उसके पढ़ने की जो दर है 1 घंटा में 1/3 भाग। तो यहाँ पे समझने की बात है कि ये जो 2 सही 1/5 है, इसको कुछ आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 घंटा ये और इतना समय और 1/5 घंटा। तो देखिए जब 1 घंटा पढ़ रही है, पहले 1 घंटा पढ़ेगी तो 1/3 भाग पढ़ेगी और दूसरा 1 घंटा पढ़ेगी तो फिर 1/3 भाग पढ़ेगी। तो आप जब इन दोनों को जोड़िएगा तो 2 घंटे में वो पढ़ लेगी 2/3 भाग। और पूरी किताब कितनी है, 1 है, तो 1 में से जब आप 2/3 निकालिएगा तो मिलेगा आपको 1/3 भाग, यानी 2 घंटा पढ़ने के बाद बचा है 1/3 भाग। ठीक है, अब उसको और पढ़ना कितना है। अब जरा यहाँ से एक और दिमाग लगाइए, लॉजिक जरा लगाइए कि अगर 1 घंटा वो पढ़ लेती और तो ये पूरा का पूरा क्या कर जाती, पढ़ जाती। लेकिन 1 घंटा के बजाय वो 1 घंटा का ये 5वां हिस्सा 1/5 हिस्सा ही पढ़ रही है। तो अब यहाँ पे न्यूमेरिकली इसको कुछ समय के लिए 1/3 को क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। अगर यह पूरी की पूरी किताब है मान लीजिए तो 1/5 घंटे में कितना पढ़ेगी, इसका 1/5वां हिस्सा पढ़ेगी, क्योंकि 1 घंटा में पूरा पढ़ रही है। तो अब चूंकि ये 1 तो है नहीं, ये है 1/3, तो आप यहाँ पे इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1/5 गुणे 1/3। ठीक है, इसका 1 का 1/5वां हिस्सा पढ़ेगी। अब 1 के जगह पे आप रख लीजिए 1/3, या अभी ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ी सी बात मिस्टेक हो रही है कि अगर वो 1/5 घंटा पढ़ेगी तो इतना पढ़ देगी। अगर ये 1 है तो बचेगा कितना, 1 अगर है तो 1/5 भाग पढ़ दी तो हमारा बच गया 4/5 भाग। ठीक है, तो इतना शेष रह गया। तो ये तो 1 का 4/5 भाग शेष हो गया, लेकिन हमने माना है ना 1, और लेकिन यह है क्या वास्तव में 1/3। तो 1/3 और गुणे आप लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही तो यहाँ पे थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि देखिए बचा कितना है शेष पार्ट 4/5, 4/5 भाग शेष बचा है, और आप इसको लिख सकते हो किसका, 1 का। लेकिन अभी आप 1 के जगह पे क्या माने हैं, किसके जगह पे माने हैं, 1/3। तो यहाँ पे 1/3 रख सकते हैं।
तो आपका आंसर आ जाएगा ऊपर वाले का ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि 4/15। तो इसलिए इसका आंसर वाला कौन सा सही हो जाएगा, 4/15, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम बड़े ही आसान वे में कर सकते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। इस डिस्कशन को यहीं पे विराम देते हैं और आपसे आग्रह करते हैं दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो नहीं भूलिए, और अपना ये जो बहुमूल्य सहयोग है ना बना के रखिए। इससे हमें बहुत ही उत्साह और प्रोत्साहन भी मिलता है। धन्यवाद।